हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रो C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th की जो क्लास होती है वो हमारी 4 दिन होती है भैया। कितने दिन? 4 दिन। आप लोगों को बताया जा चुका है कि मंडे को होता है, वेडनेसडे को होता है, फ्राइडे को होता है और सैटरडे को होता है। तो आज है फ्राइडे। फ्राइडे को हम लोगों की क्लास आज है फिजिक्स। क्या है भैया? फिजिक्स। अब आप लोग कहेंगे सर फिजिक्स ना करके हम चाहते हैं कि आप लोग फिजिक्स ना पढ़िए। फिजिक्स 2 दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, 2 दिन केमिस्ट्री रहने दीजिए। फिजिक्स को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 2 दिन फिजिक्स होना चाहिए भैया, 2 दिन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी अपने दोस्त मित्र यार सब लोग हैं उनको एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो कि हर वो छोटी बात सभी बच्चे समझ पाएँ जो आप समझते हैं। समझ रहे हैं? जो भी बच्चे जैसे फैमिली से वीक है, फैमिली वीक मतलब होने का मतलब फाइनेंशियली पैसा नहीं है और या किसी भी रीजन से क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यह है कि क्लास आप डेली करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी बातें लिखवाता भी हूँ, सारी बातें लिखवाता हूँ, हर छोटी छोटी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पिछले साल के बच्चों की तरह आप लोग भी इस बार रिकॉर्ड बनाए रखिएगा, रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करिएगा। रिकॉर्ड 95% था, तो 95% का भी रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने का प्रयास करिएगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और सभी लोग आ जाएंगे। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। ये बातें मैं बीच में बार बार नहीं कहता प्यारे बच्चों, इसलिए क्योंकि क्लास जब चलने लगती है तो फिर ऐसा होना चाहिए कि पूरा क्लास का रूटीन एकदम तरीके से चलना चाहिए। बीच बीच में बार बार ये बोलना सही नहीं लगता हमको कि हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को पहले ही कर लिया करिए, हमको कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे। ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत अच्छा आनंद आएगा। और इसी तरीके से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि यहाँ से हमारा जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स है वो क्या क्या है और क्या हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को इंग्लिश में कहते हैं, केमिस्ट्री की इंग्लिश में मीनिंग होता है CHEMISTRY। तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। रसायन विज्ञान, हिंदी में कहते हैं इसको रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है ज़रा बताएं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान में सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है भैया कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर है, रसायन विज्ञान में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान में हमने जैसे फिजिक्स के वाले लेक्चर को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने आप लोगों को बता दिया है विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, सारी बातें बता दिए हैं। अब यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर वही बातें रिवीजन नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो हमारा जो चैप्टर्स है उस पहले वाले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा समीकरण, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा समीकरण में हमको बहुत सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को समझना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है अम्ल क्षार तथा लवण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। तीसरा चैप्टर जो है हमारा धातु तथा अधातु है। जो भी कटा है चैप्टर, नहीं कटा है उस पर अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। चौथा चैप्टर है हमारा कार्बनिक यौगिक, या कार्बन तथा उसके यौगिक, कहीं कहीं लिखा मिलेगा कार्बनिक यौगिक। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये कट चुका है फिर भी मैं इसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसलिए पढ़ाऊँगा कि आपको सीखना है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। ये सीखना है और जब एग्ज़ाम में आएगा आप इसको केवल पढ़ लीजिए, समझ रहे, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसमें क्या था। क्योंकि 11th में जाएंगे और आगे आपके जब भविष्य में कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे हर बातें आनी चाहिए ना। तो ये मेरे 5 चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं।
इसमें इतनी बातों का ध्यान रखना, रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु तथा अधातु, कार्बनिक यौगिक। अब इसको हम लोग अगर चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, अपक्रिया का मतलब होता है भैया रिएक्शंस, एंड इक्वेशंस, इक्वेशंस का मतलब होता है भैया समीकरण। अम्ल क्षार लवण, अम्ल का मतलब होता है भैया एसिड, क्षार का मतलब बेसेस, तथा का मतलब एंड, और लवण का मतलब होता है भैया साल्ट। धातु तथा अधातु, धातु को क्या कहते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे मीनिंग वगैरह लिख लेंगे और सारी बातें याद होनी चाहिए। कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। अब तत्वों का वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये मेरे चैप्टर्स के नाम है भैया, इसको सभी बच्चे एक तरफ से अच्छे से लिख लेंगे। और एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि सारी बातें क्लियर दिखाई दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। जो बातें मैं लिख रहा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो हम लोगों का जो चैप्टर हो रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण है, इसको आप लोग लिख चुके होंगे। लिख लीजिए भैया, तब हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से आप लोग लिखिए फिर आगे बढ़ें। लिख लेंगे जितना जल्दी प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हर वो छोटी छोटी बात समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, ठीक है? कि हमको नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी बच्चा हो चाहे कितना भी कमज़ोर हो, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, मैं समझाने का प्रयास करूँगा और उसको समझ में आएगा, ठीक है? इसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए, तो यहाँ तक हो गया होगा, आप लोग सब मीनिंग्स वगैरह लिख चुके होंगे। यहाँ से सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। चैप्टर का नाम है भैया हमारा रासायनिक। रासायनिक मत लिखा करिए आप लोग, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बात समझा रहा है। रासायनिक लिखा करिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एवं लिखा मिलेगा या तो तथा में लिखा मिलेगा। अब हमको प्यारे बच्चों यहाँ से हर बात को समझने का प्रयास करना है कि सर हमारा जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है भैया रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं अगर चैप्टर का नाम है तो सर हमको ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमको ये समझना है कि सर समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक किसे कहते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए, मैंने हमेशा समझाने का प्रयास किया है, किसी भी चैप्टर्स को आप पढ़िए तो उसके हर उस छोटे छोटे टॉपिक पर आप लोग फोकस करिए जो जो चीज़ें दी गई हैं। रासायनिक मतलब होता है, आपको पता है, केमिकल। अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब आपको पता है सर ऐसा, क्रिया का मतलब होता है भैया काम, क्रिया का मतलब होता है कोई काम। जैसे मैं कहूँ चाय पीना, चाय पीना, तो आप कहेंगे सर ये पीना जो शब्द है ये है एक काम है, ये एक कार्य है या एक क्रिया है, पीने की एक क्रिया है। मैं कहूँ चलिए, चलना, चलिए, चलिए का मतलब चलना, चलना क्या है भैया, एक क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। ऐसे ही क्रिया का मतलब तो आप समझ पाए होंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सर, यहाँ पर क्रिया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है या रासायनिक क्रिया की। तो इसमें रसायन का क्या यहाँ पर कोई रूल है? तो क्रिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई काम। अब यही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब। तो आपको कहीं ना कहीं सर दिमाग में ये आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं सर इस रसायन से रिलेटेड कोई बात होगी, इस रसायन शब्द से कोई मतलब होगा, इस रसायन से कोई अभिक्रिया होती होगी,
शायद ऐसा होता होगा, सोचेंगे ना आप लोग कि रसायन से कोई ऐसा अपक्रिया होगा। तो हाँ, यही बात होती है कि जब रसायनों के द्वारा कोई अपक्रिया होती है, जैसे मैं कहूँ कि आप यहाँ पर एक बर्तन ले लीजिए, फिर यहाँ पर दूसरा बर्तन ले लीजिए, इस दोनों बर्तन में कुछ ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए चीनी और यहाँ पर ले लीजिए पानी। इन दोनों को मिलाइए। क्या किया आपने? मिलाया। तो मिलाना एक काम ही है ना भैया, मिलाना एक काम ही है ना। इन काम को जैसे ही आपने चीनी को पानी में मिलाया, मिलाना भी एक काम है, और ये चीनी और पानी घुल गई एक बर्तन में। घुलना क्या है भैया? एक क्रिया ही तो है, एक क्रिया तो है। घुलना क्या है? क्रिया है। इतनी बातें समझ गए। आप यहाँ पर कोई केमिकल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए केमिकल में आप लोग नाम जानते होंगे, जैसे नींबू ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, और यहाँ पर क्या ले लीजिए? पानी ले लीजिए। नींबू का रस ले लीजिए और पानी, ये दोनों मिलाएंगे। आपको पता है सर नींबू है, ये पानी है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर भी हमको नींबू का रस मिल जाएगा। तो आप जान जाएंगे कि सर यही क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। यही क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। और ये दोनों चीज़ें हमारे क्या कहलाते हैं? ये सब पानी और ये नींबू हो गया। अब यहीं पर अगर कोई रसायन मिलाया गया होता, रसायन का मतलब जैसे हम लोग कह दें, आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है, ऐसे समझिए नींबू को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है? रसायन है ना, रसायन है। रसायन को पानी में घोलते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? यहाँ पर हमको मिल जाता है भैया, मतलब समझिए कि शरबत, एक प्रकार से नींबू का शरबत मिल जाता है। ऐसे आप लोग जानते होंगे। अभी देसी शब्द में समझिए, देसी मतलब कि जो आपके रियल लाइफ में होता है, आपके वास्तविक जीवन में होता है, जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये भी केमिकल है, ये पानी है, यहाँ पर बन गया भैया शरबत। तो ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक अपक्रिया है। मतलब क्या? ये घुलना क्या है? एक क्रिया है। तो मतलब कोई भी काम हम लोग करते हैं, जो काम होता है वही कहलाता है क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया। लेकिन जब वही क्रिया रसायनों के द्वारा होती है तो क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि रासायनिक अपक्रिया का मतलब दो या दो से अधिक रसायनों के मिलने से जो अपक्रिया होती है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अभी ये बातें लिखवाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए, आज समझने का प्रयास करिए, कल लिखवाएंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो आप जो जो टॉपिक पढ़ते चल रहे हैं उसको लिखते चलिए। जैसे हमने क्या पढ़ लिया सर? रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया तो सभी लोग पढ़ ही लिए होंगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। रासायनिक अपक्रिया पढ़ लिया आप लोग। अब दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला हेडिंग तो हो गया। रासायनिक अपक्रिया के बाद हमको पढ़ना सर समीकरण, मतलब कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सर किसे कहते हैं, इस बात को समझाने का प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है समीकरण का मतलब होता है, जैसे हम लोगों को पता होगा कि हम लोग कोई काम करते हैं। मैंने कहा ना कि आप अपक्रिया करने जाएंगे, तो अपक्रिया करते समय आप कहते हैं कि एक केमिकल है जिसका नाम ए है, एक दूसरा केमिकल नाम है जिसका नाम बी है। इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर ए बी बनता है। क्या बनता है? ए बी बनता है। तो आप क्या कह देंगे? ये जो ए लिखा है, जो बी लिखा है और ये जो ए बी लिखा है, यही कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण। मतलब कि अगर आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो यहाँ पर शरबत बनेगा। तो शरबत का बनना मतलब जो घुल रहा है, जो बन रहा है, वो तो क्रिया हो गई। लेकिन ये जो आपने चीनी, पानी और शरबत लिखा ना, चीनी का सूत्र लिख दीजिए, पानी का सूत्र लिख दीजिए, शरबत का सूत्र लिख दीजिए। जो सूत्र लिखते हैं ना, वही हमारा क्या होता है भैया? समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण होता है। कि चीनी को पानी में जब मिलाएंगे तो समीकरण में क्या बनेगा? शरबत। यही हो जाता है समीकरण। लेकिन जो घुलना होता है, मिलाना होता है, यही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया और आप लोग समीकरण में दोनों में अंतर आसानी से समझ गए होंगे, दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब इसी के बाद एक तीसरा टॉपिक प्यारे बच्चों आप लोगों को आता है पढ़ने के लिए, उसको कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं?
परिवर्तन, चेंजेस। आप कहेंगे सर ये चेंजेस आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके दिमाग में आना चाहिए चेंजेस क्यों पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे थे सर हमने चीनी को पानी में मिलाया था, ये चीनी भी बदल गई थी, पानी भी बदल गई थी, और यहाँ पर क्या बन रहा था? शरबत बन रहा था। तो बदल रहा था ना, परिवर्तन तो हो रहा था, परिवर्तन तो हो रहा था ना। तो यही परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन के बारे में। तो सर परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? पहली बात, परिवर्तन का मतलब कि कोई किसी भी चीज़ का बदलना। जैसे आपको पता है कि आप रोटी रख दीजिए, रोटी रख देते हैं, 4 दिन बाद देखिए तो वो रोटी खराब हो जाती है। क्यों बदली? वो क्यों बदल गई? रोटी क्यों खराब हो गई? इसका रीजन क्यों परिवर्तित हुई? परिवर्तन हुआ ना। आप पानी को रख दीजिए फ्रिज में, ये पानी बर्फ बन गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके दिमाग में आएगा हाँ सर परिवर्तन होगा, परिवर्तन, यही परिवर्तन। तो अब परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन का मतलब कि कितने प्रकार का होता है? तो परिवर्तन ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, हर छोटी छोटी बात बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, बस आप ध्यान लगाइए बस। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कहते हैं केमिकल, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपसे कैसे प्रश्न पूछता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आप कैसे, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर मैंने एक बर्तन में क्या ले लिया भैया? पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। इस पानी को हमने क्या किया भैया? एक फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में पानी को हमने रख दिया फ्रिज में, और ये पानी कुछ देर बाद निकाले तो ये बर्फ़ बन चुका था, ये पूरा जम गया था इसी में। ऐसे मान के चलिए जम गया था पूरा, ये बर्तन में जम गया था। तो आपने देखा कि सर धीरे धीरे ये फिर पिघल के क्या हो जाएगा? फिर पिघल के पानी बन जाएगा जब बाहर निकाल देंगे। ऐसे समझिए, इसमें पानी भर देते हैं, फिर ये पिघल के पानी हमको मिल जाएगा। समझिए, फिर आप कह रहे हैं कि सर एक दिन हमने अपनी रोटी को रखा था एक बर्तन में, रोटी को बर्तन में रखा था, ये रोटी हम 4 दिन बाद देख रहे हैं तो ये रोटी इस पर क्या हो चुकी है? ये रोटी क्या हो चुकी है भैया? इसमें क्या हो गया है? बर्तन में फफूंदी पड़ गई। फफूंदी मतलब आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद इस पर फफूंदी पड़ जाती। तो आपने देखा कि सर ये पानी तो फिर से पानी तो बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर पानी बन गया, पानी से क्या बना? बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर पानी बन गया। लेकिन क्या यह रोटी जो जैसी थी, क्या फफूंदी लगने के बाद पुनः इसी अवस्था में आ पाएगी? आप कहेंगे सर फिर से रोटी नहीं मिल पाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सर परिवर्तन तो यहां पर भी हो रहा था, पानी से बर्फ बन रहा था, परिवर्तन यहां भी हो रहा है, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आप देख रहे हैं कि फिर से पानी वापस आ गया। तो जिसमें वापस आ जाता है, क्या हो जाता है? जिसमें मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब जो अवस्था आप शुरू में लिए थे, मूल अवस्था मतलब जो आप शुरू में लिए थे, जिसमें मूल अवस्था पुनः आ जाती है, पुनः आ जाती है, उसे कौन सा अब पुनः आ जाती है? ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं भैया? ऐसे परिवर्तन को, ये सब अभी मत लिखिएगा, हाँ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फिर बाद में हम इसको अच्छे से लिखाएंगे। उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई बात का कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करेंगे हर बात समझ में आया होगा। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है भैया? कि रोटी वाला जो नहीं बदल रहा था, इसमें आप मूल अवस्था वापस नहीं आती है। जब वापस नहीं आती है तो उसको क्या कहते हैं?
रासायनिक परिवर्तन, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं। जैसे उदाहरण में लिख लीजिएगा, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे दूध का दही बनना, दूध का दही बनना पहला। दूसरा लिखिएगा पानी का बर्फ बनना। कैसी अपक्रिया है बताइए आप लोग। तीसरा लिखिएगा मोमबत्ती का जलना। कैसी अपक्रिया है? चौथा लिखिएगा मोमबत्ती मत लिखिएगा, मोम लिखिएगा, मोम का जलना। आगे लिखिएगा मोम का पिघलना। पांचवा लिखिएगा दही का जमना। समझ रहे हैं? दही का जमना। इस बात को सभी बच्चे समझाने का प्रयास करेंगे हमको कि कैसे होगा। सभी बच्चे जवाब दीजिए। मैं कमेंट आप लोगों का नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप सभी बच्चे जवाब दीजिए, ठीक है? देखते हैं कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं भैया। और इसको लिख लीजिए सभी लोग, एक बार बना लीजिए, प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊँ आप लोगों को। आज की क्लास शायद छोटी हो, 40 मिनट की हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। कल भी आपकी क्लास है और 11th की भी कल क्लास है। और जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लोग उसको लाइक कर दें। और आप लोग जितने लोग अभी तक क्लास को अपने स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जितने भी लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए। उनको बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्लास को लाइक कर दें, ठीक है? तो क्लास डेली वो लोग कर पाएंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, और फिर इसको मिटाकर समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो हमको लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री नहीं आती। समझ रहे हैं? हर बात समझने का प्रयास करेंगे भैया। चलिए, क्या हो गया भैया? दूध का दही जमना, दही बनना। आप कहेंगे सर हमारे पास दूध है, इस बर्तन में दूध है, पानी मत समझिएगा, दूध है। अगर सर दूध से हमारा बर्तन में दही बन गया, दही, अगर ये दही बन गया, दही बन जाएगा भैया, थोड़ा सा जम जाएगा। तो आप जरा दिमाग से सोचिए कि क्या यह दही दोबारा दूध बन सकती है क्या? दूध से तो दही बन गया, लेकिन क्या दूध से दोबारा दही बन सकता है? तो कहेंगे सर नहीं, सॉरी, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन क्या हो गया? आप कहेंगे सर जिसमें नहीं बदल अब वापस आ पाता, तो वो क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन। सभी बच्चों का जवाब भी सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, कशिश, शिवांगी और कीर्ति, दृष्टि और शुभम, और उसके बाद और सभी बच्चे डेली क्लास करें, ठीक है? डेली क्लास नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इस वजह से, क्योंकि आप पिछली चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार, जब लगे कि ये चैप्टर भूल रहे हैं। एक बार तो नोट्स बनाए हैं आप लोग, नोट्स बनाने के बाद आप केवल वीडियो देख लीजिए, तो आपके नोट्स के साथ साथ हर बात दिमाग में रहेंगी, जो कॉन्सेप्ट भूले होंगे याद रहेगा। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि सर पहला रासायनिक अपक्रिया, सेम यही बात है। अगली बात पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। ऋचा यादव, आप अपनी सिस्टर को बोल दीजिए कि वो क्लास करे डेली, उनकी क्लास चलती है, आज क्लास उनकी है। आप उनको बोल दीजिए, अगर वो क्लास कर रही हैं तो अच्छी बात है, और क्लास डेली किया करें। समझ रहे हैं? टाइम आप लोगों को पता है कि 4 दिन होती है सर, एक दिन मंडे को होती है,
एक दिन वेडनेसडे को होती है, एक दिन फ्राइडे को होती है और सैटरडे को होती है। ये 4 दिन लिख लीजिए। जिनको टाइम टेबल नहीं पता है आप लोग ये बता दीजिए। चलिए, अब पानी का बर्फ़ बनना, अभी तो एग्जाम्पल से दिए थे सर, पानी है, पानी से बर्फ़ बन जाएगा। पानी से सर बर्फ़ बनेगा और बर्फ़ पिघल के फिर पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर पानी बन जाता है, पिघल जाता है। तो ये कैसी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब मोम का जलना, मोम क्या होता है? मोम यही होता है, मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे, मोम जलता है ऐसे। जलने के बाद आप लोगों को पता है ये मोम जब जल जाता है तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे सब गैस में चेंज हो जाता है। तो क्या दोबारा वो गैस मोम बना सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं बना सकता। तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसी के जस्ट नीचे लिखा है मोम का पिघलना। तो जलना और पिघलना, पिघलना का मतलब जैसे ये मोम है हमारा, जल नहीं रहा, ये ऐसे है बस, अब ये पिघल गया, पिघल के मान के चलिए कुछ ऐसे हो गया। तो पिघलने के बाद क्या हम इसको फिर से ऐसे नहीं बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर फिर से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से फिर ये फिर आ गया। तो आप कहेंगे सर मोम का जलना तो जल गया तो कुछ नहीं बचा, लेकिन पिघला, पिघलने के बाद फिर हम लोग अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर दिए। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा भैया हमारा भौतिक परिवर्तन। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मोम का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब दही का जमना, आप कहेंगे सर दही बनना रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, यहाँ पर दही को हम लोगों ने क्या कर दिया है भैया, ये छोटे छोटे भागों में कर दिया। जैसे दही जम जाता है, जमने के बाद हमने ऐसे ऐसे कर दिया, उसमें मथनी जानते हैं हम लोग, मथनी से मथ दिए तो आपको ये हो गया। लेकिन फिर से इसको हमने गर्म ठंडा रख दिया, तो मतलब ठंडे जगह रख दिया, फिर ये जम गया। तो फिर ये जम जाने के बाद आप लोगों को पता होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन। क्या इस जमने के बाद फिर से मथनी से इसको फिर ऐसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। इस दही के जमने का मतलब ये है कि दही पहले से थी, अब वो जम गई, फिर जमने के बाद फिर से हम उसको मथनी से दही बना दिए। तो दही का जमना, कभी ध्यान दीजिए, गलती मत करिएगा, समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ तक हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। आशा करेंगे सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके क्लास में आते हैं। तो हाँ, ध्यान रखिएगा कि हर वो चीज़ जो जल जाती है, जलने वाली चीज़ें जैसे कागज़ का जलना, जलने वाली चीज़ें क्या होती हैं? रासायनिक होती हैं, रासायनिक परिवर्तन। भैया जल जाएगी, दोबारा वापस आएगी नहीं। और वापस आने वाली चीज़ें क्या होती हैं? वापस आने वाली चीज़ें हो जाती हैं भैया भौतिक, क्या हो जाती हैं? भौतिक परिवर्तन। इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। करिए। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तब सारी बातें आप लोगों को और समझ में आएंगी। चलिए, इसको मिटा दें। रासायनिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब यहाँ से अगली जो हम लोगों को हेडिंग पढ़नी है, अगला हम लोगों को जो बात पढ़ना है प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला जो हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है?
जैसे आप लोगों को प्यारे बच्चों पता होगा, आप लोग ऐसे सूत्र लिखा देखते होंगे, जैसे NaCl, CO2, K2SO4, ये सब क्या है? रासायनिक सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र। समझ रहे हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं रासायनिक सूत्र, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ फार्मूले हम आज आप लोगों को लिखवा देंगे, कल इसको आप लोग लर्न करके आइएगा, तभी सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। जैसे कुछ बातें आप लोगों को बता दें हम, सबसे पहले इसको लिखिएगा, हेडिंग डालिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा तत्व। तत्व का नाम। लगभग ये 30 तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हर बात छोटी छोटी आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पर आप हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए, जैसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसको कहते हैं भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहते हैं। इसको हीलियम कहते हैं, दूसरे को। तीसरे को लिथियम कहते हैं। लिथियम में, हीलियम में बड़ी ही रहेगा, हीलियम। लिथियम लिखिएगा, छोटी की मात्रा लगाइए, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये बातें अगर आप लोगों को आएंगी ना, तब आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन। क्लोरीन मत लिखिएगा, फ है, ये फ है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। नियान, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिखिएगा मैग्नीशियम। अगर नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग सुनिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आगे लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। ये कहाँ तक हुआ होगा? एल्यूमिनियम 13 होता है। आगे लिख लीजिएगा 14, 14 लिखा ना, 14 से लिख लीजिएगा एल्यूमिनियम। बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद लिखिएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद लिखिएगा सल्फर, सल्फर। उसके बाद लिखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन। उसके बाद आर्गन, उसके बाद लिखिएगा पोटेशियम, उसके बाद लिखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम को Ca कहते हैं, इसका 20 होता है, 20 तक लिख दिए। पोटेशियम का 19 होता है परमाणु क्रमांक को, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते चलिए। 18 आर्गन को Ar कहते हैं, क्लोरीन को Cl कहते हैं, सल्फर को S कहते हैं, फास्फोरस को P, सिलिकॉन को Si, एल्युमिनियम को Al, मैग्नीशियम को Mg, सोडियम को Na, नियॉन को Ne, फ्लोरीन को F, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, कार्बन को C, बोरान को B, बेरिलियम को Be, लिथियम को Le, हीलियम को He, हाइड्रोजन को H। इसको सभी बच्चे लिख लेंगे। और यहाँ तक अगर कोई बात ऐसी हो जो ना आई हो तो आप लोग बता दें, हम सारी बातें आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, ये परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद यहाँ पर इसका 14 हो जाता है, इसका 15, इसका 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ तक आप लोग सारी बातें लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो 20 यहाँ तक हो गया, अब 21 लिखेंगे। 21, 22, 23, 24, 25। 21 को क्या कहते हैं? 21 को कहते हैं भैया स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीज का Mn होता है, क्रोमियम का Cr होता है, वेनेडियम का V होता है, टाइटेनियम का Ti होता है, स्कैंडियम का Sc होता है। ठीक है, इसको लीजिए 25 तक लिख लीजिए, फिर इधर 5 और लिखवा दे रहे हैं। 25 लिखिए, जल्दी से उतारिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए लिखवा रहे हैं। चलिए यहाँ से लिख लीजिएगा। 25 के बाद 26 लिखिएगा। 26 होता है आयरन, आयरन को Fe कहते हैं, ऐसे लिखिए पहले। आयरन, आयरन का होता है Fe। कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या होता है? कोबाल्ट, ये पूछा जाता है। उसके बाद होता है निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। यहाँ पर होता है भैया जिंक। जिंक को Zn कहते हैं, कॉपर को Cu कहते हैं, निकिल को Ni कहते हैं, कोबाल्ट को Cu कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। ये कैपिटल, ये ओ नहीं, ये बड़ा सा ओ नहीं रह गया, छोटा सा रहेगा, क्योंकि C और O कर दोगे तो कैल्शियम और ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें। चलिए, इतना लिखने के बाद आप लोगों को प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कल आप लोग लर्न करके आएंगे तभी हम सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो सूत्र बनाना सीख जाएंगे आप लोग। सोडियम के साथ एल्युमिनियम क्यों मिला है, सोडियम के साथ क्लोरीन क्यों जुड़ा है, ये सब सारी बातें, NaCl कैसे बना है, ये सब बताएंगे हम धीरे धीरे। समझ रहे हैं? तो लेकिन ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। ये बातें तभी पता होंगी जब आप इसको रट लेंगे। समझ रहे हैं? रट लीजिए इसको, ये बहुत ज़रूरी है। 6, 7, 8 के बच्चे इसको रट के रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको रट के रखिए, और जिनको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है भैया, तब तो पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी तेज़ तर्राक बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, और फिर मैं यहीं पर क्लास को चाहूँगा कि ऑफ़ करें, क्योंकि मैंने कहा था लगभग 40 मिनट क्लास चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से याद करके आनी है। अगर इसमें आप कंजूसी करेंगे प्यारे बच्चों तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग याद करिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है। और यह भी ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित मैं 5-6 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में, अभी जब क्लास एंड हो जाएगी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। पहली बात तो ये जवाब देंगे प्यारे बच्चों। आप लोगों के क्लास का इंतज़ार, कमेंट का इंतज़ार रहता है। कागज़ का जलना, दूसरा लिखिएगा मोम का पिघलना, जो बता दिए हैं उसके बाद तीसरा लिखिएगा हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटना। उसके बाद लिखिएगा चौथा कागज़ का फटना। ये आप लोग इसको करके आएंगे घर से। कागज़ का फट जाना, फट जाता है ना, कटना नहीं समझिएगा, इसको फटना समझिएगा। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग जवाब दे दीजिएगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स का इंतज़ार करता हूं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि क्लास कैसी लगी। तो मैं सभी बच्चों से फिर यहाँ से अलविदा लेना चाहता हूँ, और सभी लोगों से यहाँ इसको करके आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि प्यारे बच्चों आप लोग एक बार जोरदार क्लास को शेयर करें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। अगले साल के बच्चों का रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने का प्रयास करें। और जितने भी आपके स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं वहाँ के दोस्त यार से अपनी क्लास को शेयर करिए और उनको बोलिए कि डेली क्लास करें। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो भी है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो क्लास को करे। हर वो बात उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।